हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम लोग बीजेटी पढ़ रहे थे। बीजेटी में हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल कैसे बनेगा वहाँ तक देख चुके थे। आई थिंक 3-4 न्यूमेरिकल हम लोग किए हैं, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल। अब हम लोग बीजेटी का भी कुछ ग्राफ बनता है, जैसे हम लोग पीएन जंक्शन का डायोड का ग्राफ देखे थे, उसी तरीके से बीजेटी का कुछ ग्राफ बनता है। और बीजेटी का ग्राफ जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बीजेटी कैरेक्टरिस्टिक्स। बीजेटी कैरेक्टरिस्टिक्स में टोटल 2 टर्म्स आते हैं। एक होता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, एक होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे ये जो राइट साइड में दिख रहा है आपको, ये एक बीजेटी है। लेट्स से एनपीएन बीजेटी है, एनपीएन बीजेटी हमारे पास है। तो वहाँ एनपीएन बीजेटी के पास हमारे पास वीसीई होगा, उसके बाद वीसीबी होगा एंड वीबीई होगा। ये तीनों वोल्टेज होंगे। और कौन प्लस कौन माइनस कैसे रहेगा वो भी हमको पता है, एनपीएन है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग माइनस प्लस का अंदाज़ा कर सकते हैं, एनपीएन में कौन माइनस कौन प्लस होगा। आगे चलते हैं। तो एक बात याद रखने वाला ये है कि अगर हमारे पास बीजेटी है और वो बीजेटी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का है, तो इनपुट के बीच इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनता है वो वी आई बी एंड वी बी ई के बीच बनता है। कॉमन इमीटर है तो कलेक्टर के छोड़ दीजिए, और बेस करेंट एंड वी बी ई जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है बेस और इमीटर के बीच, उसके दोनों के बीच बनता है। जहाँ पे हम लोग वी सी ई को कांस्टेंट रखते हैं और डिफरेंट वी सी ई का वैल्यू के लिए हम लोग को डिफरेंट ग्राफ बनता है, ग्राफ मिलता है हम लोग को। जैसे यहाँ पे ग्राफ जो सामने दिख रहा है आपको, ये आई बी और वी बी ई के बीच ग्राफ है, दिख रहा होगा। तो आई बी और वी बी ई के बीच जो ग्राफ है, उसमें जो ग्राफ आया है वो वी बी ई से सटा हुआ है और फाइनली एक बार इनफाइनाइट कन्वर्ज हो जा रहा है। उसी तरीक़ा से थोड़ा सा पहले जाके फिर से ये कन्वर्ज करने का मतलब अपवर्ड हो जा रहा है, फिर और थोड़ा पहले अपवर्ड हो जाएगा, फिर और थोड़ा पहले अपवर्ड हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि याद होगा हम लोग जो बाइसिंग करंट देते हैं, बाइसिंग जो हम लोग वोल्टेज देते हैं, उसके बाइसिंग वोल्टेज के कारण जो हमारा जो पोटेंशियल बैरियर होता है, बैरियर पोटेंशियल होता है, वो यहाँ पे टूट जाता है और उसके बाद अचानक से करंट का वैल्यू बढ़ता है, याद होगा। तो अचानक से यहाँ तक पोटेंशियल बैरियर बढ़ते जाता है और चाहे घटते जाता है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन के कारण ये जो हमारा आई है, करंट है, वो लीनियरली बढ़ता है, इसीलिए यहाँ पे ये ऊपर बढ़ रहा है। और एक बात और, जैसे जैसे हम लोग वी सी ई का वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब वी सी ई 1 है, वी सी ई 2 है, तो 1 और 2 में 1 बड़ा है, 2 छोटा है। जैसे जैसे हम लोग वी सी ई, जैसे ये करंट, ये वोल्टेज बढ़ाएंगे तो जो हमको चाहिए वी बी ई वोल्टेज, वो भी कॉरस्पॉन्डिंगली बढ़ जाएगा। और अगर हमारे पास वी सी ई छोटा रहेगा तो वी बी ई भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि दिख रहा है हम लोग को ग्राफ से, ग्राफ में हम लोग को दिख रहा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये और ये। तो वी बी ई 2 और वी बी ई 1, जिसमें से वी बी ई 2 बड़ा है। और उसी हिसाब से यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने वाला ये है कि वी सी ई 1 बड़ा है तो वी बी ई 1 भी बड़ा है, वी सी ई 2 छोटा है तो वी बी ई 2 भी छोटा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग को जो ये ट्रांजिस्टर है, इसको बाइसिंग करने के लिए कुछ वोल्टेज देना पड़ता है, इसको ऑपरेट मोड में लाने के लिए कुछ वोल्टेज हम लोग को देना पड़ता है। वो वोल्टेज अकॉर्डिंग टू वी सी ई वेरी करता है। वो कैसे वेरी करता है, उसका ये ग्राफ है। ये इनपुट हमारा रहा, जो हम लोग इनपुट देते हैं उसका लिए, जो हम लोग इनपुट देते हैं उसके लिए ये ग्राफ रहा। और यहाँ पे ये जो ग्राफ खींचा जाता है वो आई बी एंड वी बी ई के बीच खींचा जाता है और वी सी ई को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। ये रहा इनपुट ग्राफ हमारा। अब आउटपुट ग्राफ को हम लोग देखते हैं। आउटपुट ग्राफ जो खींचा जाता है वो आई सी एंड वी सी ई के बीच, याद रखिएगा। ऊपर हम लोग वी बी ई लिए थे और आई बी लिए थे, लेकिन हम लोग को जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट मिलेगा आई सी और वी सी ई के बीच। तो आउटपुट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है हमारे पास। और एक बात यहाँ पे, एक चीज़ हम लोग आई बी को कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ पे हम लोग आई बी को कांस्टेंट रखते हैं। देखिए आई बी हमारा कांस्टेंट है,
IB1, IB2, IB3, उसके हिसाब से हमारा VCE और IC वैरी करता है। तो जब ये वैरी करता है तो कुछ याद होगा हमारे पास डायोड PN जंक्शन डायोड रहता था, उसी के जैसा कुछ ऐसा ग्राफ बनता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ना बन के ऐसा बनता है, डिफरेंट IB पे ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। और इसमें जो ये ग्राफ ये अपना कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, उसमें इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है कट ऑफ रीजन होता है, नेक्स्ट पार्ट जो होता है हमारा एक्टिव रीजन होता है, ये सारा एक्टिव रीजन है, एंड तीसरा ये जो पार्ट है इसको हम लोग सेचुरेशन रीजन बोलते हैं। ये हमारा 3 रीजन होता है। हम लोग पता है कि जो डायोड होता है जो BJT होता है वो 3 मोड ऑफ ऑपरेशन में काम करता है। एक होता है कट ऑफ मोड, एक्टिव मोड एंड सेचुरेशन मोड। तो ये तीनों मोड ग्राफिकली हम लोग ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक बात और याद रखिए, यहाँ पे IB छोटा है, IB1 छोटा है, IB2 उससे बड़ा है, IB3 उससे बड़ा है, और ऐसे इंक्रीजिंग मोड में ऐसे बढ़ते जा रहा है। उसी तरीक़े से इधर ये भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए IB1 छोटा है, IB2 उससे बड़ा है, IB3 उससे बड़ा है, यही पॉइंट मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब क्या है, जो हमारा कट ऑफ रीजन है, रीजन 1 जो है कट ऑफ रीजन, सबसे नीचे जो छोटा वाला रीजन है कट ऑफ रीजन, हेयर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज के लिए। हम लोग को पता है कि जब तक जो वहाँ पे जंक्शन होता है, यहाँ पर हमारा जो BJT सैंडविच टाइप BJT में PNP चाहे NPN के बीच में जो जंक्शन होता है, जब तक जंक्शन ब्रेक नहीं करता है तब तक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण कुछ करंट लीकेज करंट बहते रहता है। तो उसी को मैं यहाँ पे छोटा सा रीजन में दिखाया हूँ। यहाँ पे ये जो छोटा सा रीजन कट ऑफ रीजन 1 दिख रहा है, इसमें स्मॉल अमाउंट IP बढ़ रहा है और IC उसी के करस्पॉन्डिंग स्मॉल अमाउंट हमको आउटपुट में मिल रहा है। क्यों आउटपुट में स्मॉल अमाउंट मिल रहा है? क्योंकि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण बढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स जो यहाँ पे है वो है एज IB इज मिनिमम इन दिस रीजन IC विल ऑल्सो नॉट मोर एंड IC इज इक्वल्स टू बीटा IB। ये हमारे पास रिलेशन आता है करेंट गेन का। इन दिस रीजन ट्रांजिस्टर बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट स्विच। मतलब अगर हमारे पास कट ऑफ रीजन है और हमारे पास कॉमन इमीटर मोड है और इस रीजन में काम कर रहा है तो ये ओपन सर्किट स्विच की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है रीजन 2। रीजन 2 को हम लोग एक्टिव रीजन बोलते हैं। और एक्टिव रीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एज IB इज इंक्रीज्ड, IB हमारे पास इंक्रीज हो गया है एंड सडन इंक्रीज इन IC, IB इंक्रीज हुआ है साथ साथ IC भी इंक्रीज हुआ है, जो कि हमारा IC आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट करंट है। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वैल्यू इज ऑब्जर्व्ड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ बीटा। तो हम लोग को पता है कि IC जो है बीटा के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो इन दिस रीजन ट्रांजिस्टर इज़ वर्किंग एज एम्पलीफायर। तो यहाँ पे हम जितना इनपुट देंगे, IB जितना इनपुट देंगे उससे ज़्यादा हमको आउटपुट मिलेगा, IC मिलेगा। इसका मतलब है हमारा जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई हो गया है। तो एक्टिव रीजन मतलब एम्पलीफायर। आई होप समझ में आया होगा एक्टिव रीजन एम्पलीफायर कैसे हुआ। क्योंकि हम लोग को पता है अभी ऊपर में एक रिलेशन हम लोग देखते हैं, IC इज इक्वल्स टू बीटा IB, और बीटा जो है बहुत हाई होता है, 100 होता है, याद होगा आपको। और IB जैसे ही बढ़ा है सडन, उसके करस्पॉन्डिंग IC भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब IC बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इसका क्या मतलब है, हम जितना इनपुट दिए थे, बीटा मतलब इनपुट, IC मतलब आउटपुट, तो उससे ज़्यादा आउटपुट मिला है, मतलब हमारा सिग्नल जो है एम्पलीफाई हो गया है। तो एम्पलीफायर की तरह ये रीजन 2 में ऑपरेट करेगा। और सेचुरेशन रीजन 3 को हम लोग सेचुरेशन रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो है शॉर्ट सर्किट के तरह बिहेव करता है, मतलब कि सीधा बोले तो स्विच, जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है, उसी तरह बिहेव करता है। यहाँ पे हम लोग को सिग्नल एम्पलीफाई नहीं मिलता है। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा आपको इतना चीज़। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। हमारे पास एक कट ऑफ रीजन है। कट ऑफ रीजन क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि बेस करंट वहाँ पे बहुत कम है, उसके करस्पॉन्डिंगली जो IC है वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा। और ये जो बेस करंट बह रहा है वो माइनॉरिटी कैरियर के कारण बह रहा है। अभी तक हमारा जो जंक्शन होता है वो ब्रेक नहीं हुआ है। जैसे ही रीजन 2 में हम लोग पहुँचते हैं तो IB सडनली बढ़ता है, और जिसके कारण IC का वैल्यू भी 100 टाइम्स बढ़ता है, अराउंड 100 टाइम्स बढ़ता है, जो कि
हम लोग को गेन बताता है कि करंट में कितना गेन हुआ, और जितना गेन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीफाई कर दिया, सिग्नल को हमारा एम्पलीफाई हो गया है, सिग्नल का जो वैल्यू था न्यूमेरिकल वैल्यू वो बढ़ चुका है। और सैचुरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को एज शॉर्ट सर्किट के तरह, मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं कि स्विच जो होता है एक ऑन एंड ऑफ मोड में होता है, तो हमारा स्विच की तरह बिहेव करेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि एम्पलीफायर यहाँ पे मिलता है हम लोग को, तो इसको ध्यान से देखिएगा। एम्पलीफायर हम लोग जो बनाते हैं, जो भी एम्पलीफायर बनाते हैं वो बीजेटी की मदद से ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में, IBN VBE के बीच में, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स VCin एंड IC के बीच में। और किसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं वो पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट रीजन जो हमारा आता है वो आता है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। कॉमन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जनरली पढ़ते नहीं हैं, तो इसीलिए हम लोग कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स तक ही सीमित रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका इनपुट एंड आउटपुट कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है। तो ये रहा हमारा प्लॉट जो होता है VBE एंड IE के बीच होता है, और जो हम लोग VCB होता है उसको कांस्टेंट रखते हैं, और VCB ज़्यादा बड़ा है VCB 2 से। और ये रहा हमारा कुछ ऐसा अरेंजमेंट, तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग, इस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देखते हैं क्या कि जैसे ही हम लोग इनपुट में VBE को एक सर्टेन वैल्यू तक लाते हैं, VCB जो है अचानक से बढ़ता है, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा VCB जो है अगर इसको कम करते हैं तो कम करने के बाद वापस उस एक पॉइंट के बाद वो बढ़ता है। तो ये रहा हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हम इनपुट में दे रहे हैं वो है कि हम लोग कांस्टेंट रख के, कैसे हम लोग कांस्टेंट रख के, कैसे हम लोग VCB को कांस्टेंट रख के इनपुट में IE देते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली VBE देते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या मिलता है हम लोग को, आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट क्या मिला हम लोग को, आउटपुट कुछ ऐसा मिला, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कुछ ऐसा है। और किसके किसके बीच खींचा जाता है, IC एंड VCB के बीच खींचा जाता है, IE को कांस्टेंट रख के। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारा IE बढ़ता चला जा रहा है, कॉरस्पॉन्डिंगली IC का वैल्यू भी बढ़ता चला जा रहा है। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा कुछ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा हम लोग कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, इनपुट आउटपुट, उसका भी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मैं यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया हूँ, और उसको हम लोग को पढ़ना भी नहीं होता है क्योंकि उसका यूज़ नहीं है, तो पढ़ना नहीं होता है। तो ये रहा हमारा BJT का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं, उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ मैथमेटिकल टर्म में क्या देखते हैं कि जो टेम्परेचर है उसका कैसा प्रभाव पड़ता है हमारा ट्रांजिस्टर पे। तो सबसे पहला एक टर्म होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, I0 जिसको हम लोग बोलते हैं। तो I0 जो है, देखा गया है ऐसा कि I0 जो है वो 7% पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर बढ़ता है। I0 जो है, रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो 7% 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज से बढ़ता है। और इसका जो फार्मूला है, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज हो जाए, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज हो जाए तो I0 2I0 के बराबर हो जाएगा, मतलब दोगुना हो जाएगा। तो इसका फार्मूला जो है ये है I02 इज इक्वल्स टू I01 इंटू 2 टू द पावर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 10। ये एक फार्मूला है, ये एक रिलेशनशिप है जिससे हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि टेम्परेचर के कारण जो हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है I0 वो कैसे वैरी करता है। नेक्स्ट हमारा छोटा छोटा टर्म है बेस इमीटर वोल्टेज है। अगर बेस इमीटर वोल्टेज है उसका टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये उसका एक छोटा सा फार्मूला है कि बेस इमीटर टेम्परेचर जो है पर डिग्री टेम्परेचर राइज के हिसाब से -2.5 मिली वोल्ट घट जाता है।
माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, द बेस इमीटर वोल्टेज decreases at the rate of 2.5 millivolt per degree Celsius for the both जर्मेनियम एंड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। तो ये भी एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको भी इम्पोर्टेंट छोटा टर्म है, कभी यूज़ कर सकते हैं हम न्यूमेरिकल में, तो इसीलिए इसको याद करना ज़रूरी है। और नेक्स्ट है हमारा करंट गेन बीटा जो होता है वो इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ। करंट गेन जो बीटा होता है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ इंक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो चार्ज कैरियर फ्रॉम सी टू ई कलेक्टर टू इमीटर बढ़ेगा, और जैसे ही चार्ज कैरियर बढ़ेगा तो आई सी कलेक्टर करंट बढ़ेगा, जैसे ही कलेक्टर करंट बढ़ेगा हमारा बीटा का वैल्यू होता है आई सी बाई आई बी, कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो बीटा का वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो करंट गेन बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा होता है VCE विल अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। कैसे अफेक्टेड होता है? VCE टेम्परेचर के साथ कोई भी अफेक्ट नहीं पहुंचाता है, जैसे VCE विल नॉट बी अफेक्टेड बाई द टेम्परेचर राइज। VCE कहाँ है हमारे पास? यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ये रहा हमारे पास VCE। तो C और E में कोई रिलेशन ही नहीं है, ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा कलेक्टर, ये रहा बेस, ये रहा इमीटर। तो ध्यान से अगर देखें तो इसमें के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट इसके बीच में कोई फिजिकल अटैचमेंट भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाए चाहे घटाए, यहाँ पे इसके बीच का जो वोल्टेज है इसके बीच में कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग जो हमारा BJT है उसको एक फिक्स्ड बाइसिंग सर्किट के लिए यूज़ करते हैं और एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के लिए यूज़ करते हैं। उस दोनों का कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उससे पहले कुछ टर्म है जैसे अर्ली इफेक्ट, स्टेबिलिटी फैक्टर, थर्मल रन अवे, ये सभी छोटा छोटा टर्म है, इसको भी देख लेंगे। थैंक यू।